ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय, जिसकी तलवार कब किस पर लटक जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। भले ही वो कोई नेता हो, बड़ा उद्योगपति हो या फिर कोई अमीर ज्यादा ही क्यों ना हो, लेकिन आजकल ईडी हमारे देश के नेताओं पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। लेकिन सिर्फ विपक्ष के नेता। इसलिए इन नेताओं को अपनी संसदीय या विधायिकी जाने से भी बड़ा खतरा ईडी से लगता है। वे हमेशा इस बात से सहमे रहते हैं कि कहीं उनके घर ईडी का छापा ना पड़ जाए। बात अगर बीते कुछ वर्षों की करें तो ईडी की ओर से सबसे ज्यादा शिकंजा विपक्ष के नेताओं पर ही कसा गया है, जिसको देखते हुए विपक्ष के नेताओं का डर लाजमी भी लगता है। ईडी ने जब जब विपक्षी नेताओं पर अपना शिकंजा कसा, तब तब देश के तमाम बड़े विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार को जमकर घेरा। विपक्ष हमेशा ईडी पर यह आरोप लगाता है कि ईडी मोदी सरकार के इशारों पर डिस्को डांस करती है, लेकिन बीजेपी के नेताओं के सामने ईडी अपना डांस अचानक भूल जाती है, जिससे साफ पता चलता है कि ईडी की चाबी किसके पास है। ये हम नहीं, ये विपक्ष के नेताओं के बयान कहते हैं। विपक्ष तो विपक्ष, देश की जनता में भी कहीं ना कहीं लोगों को ये लगने लगा है कि ईडी, सीबीआई, एनसीबी जैसी देश की बड़ी जांच एजेंसियां सरकार के तलवे चाट रही है। खैर, आज हम बयानबाजी के चक्करों में नहीं पड़ेंगे। आज हम सिर्फ फैक्ट्स पर बात करेंगे। बीते दिनों कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने जमकर लपेटे में लिया था। ऐसा लग रहा था कि राहुल ईडी के दफ्तर में वीकेंड मनाने गए हैं। राहुल से सवाल करने में ईडी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही थी, क्योंकि ईडी ने एक लंबी प्लेलिस्ट तैयार करके रखी थी। तभी तो राहुल की पूछताछ तकरीबन 3 दिनों में 30 घंटे तक चली थी, वो भी ईडी के दफ्तर में। हालांकि ईडी की तरफ से राहुल गांधी की मेजबानी पहली बार नहीं की गई है। ईडी ने तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी समन भेजा था, लेकिन खराब तबीयत के कारण सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर नहीं जा सकी। बता दें कि सोनिया गांधी का भी नाम नेशनल हेराल्ड मामले में था। इस बार राहुल पर ईडी के शिकंजे पर कांग्रेस के बड़े नेताओं समेत कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में जमकर प्रदर्शन किया था। कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन में दिल्ली पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच काफी बड़ी झड़प देखने को मिली थी, जिसमें कई कांग्रेसी नेताओं की हड्डी पसली टूटी तो कईयों को गंभीर चोट आई। यहां तक कि दिल्ली पुलिस द्वारा कई बड़े कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाला, श्रीनिवास, प्रमोद तिवारी, अधीर रंजन चौधरी, सचिन पायलट समेत कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को विरोध प्रदर्शन के कारण हिरासत में ले लिया गया था। सबसे बड़ा नजारा तो तब देखने को मिला जब उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को दिल्ली पुलिस ने जमीन से घसीटते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। जरा सोचिए, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन किसी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली पुलिस की ऐसी बर्बरता कहां तक जायज है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब आपको हाल फिलहाल के ईडी के छापों के बारे में बताते हैं। हाल ही में ईडी ने उद्धव ठाकरे के करीबी और शिवसेना के विधायक अर्जुन खोड़कर पर छापा मारा था और उनकी 78 करोड़ 38 लाख की जमीन जब्त कर ली थी। हालांकि ये बात थोड़ी अटपटी सी लगती है और हजम होने में थोड़ी दिक्कत भी करती है, क्योंकि ठीक महाराष्ट्र में जब सियासी संकट चल रहा था तब ईडी का शिवसेना के विधायक पर छापा मारा जाना एक संयोग मात्र तो नहीं हो सकता। इसके पीछे की कुछ और ही वजह दिखती है। ये तो सोचने का विषय बनता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। ईडी ने राहुल गांधी से पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पूछताछ की थी। ईडी ने 4.81 करोड़ रुपए की संपत्ति को लेकर सत्येंद्र जैन के आवास पर छापा मारा था। ईडी ने राज्यसभा सांसद, शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत और उनकी पत्नी पर भी शिकंजा कसा था। ईडी ने इस मामले में 11 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की है, जिसमें 9 करोड़ की प्रॉपर्टी प्रवीण राउत की है, वहीं 2 करोड़ की प्रॉपर्टी संजय राउत की पत्नी की है। ईडी की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती है। ईडी ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, कांग्रेस सरकार में रहे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री, एनसीपी नेता नवाब मलिक, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर भी बड़ी कार्रवाई की है।
वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर भी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब तक 11 बार पूछताछ की है। लेकिन बीते कुछ सालों में कोई ऐसा नाम जहन में नहीं आया जिसमें ईडी ने विपक्षी नेताओं के अलावा किसी अन्य नेताओं के घरों पर छापा मारा हो। और शायद यही वजह है कि आज हमारे देश के विपक्ष के नेता ईडी के छापे से बचने के लिए बीजेपी में शामिल होना ज्यादा पसंद करते हैं। चलिए इस फैक्ट को अब थोड़ा ब्रीफिंग में जान लेते हैं और समझ लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा कि आजकल ईडी के छापों से बचने के लिए बीजेपी में जाना विपक्ष के नेता ज्यादा पसंद करते हैं। सबसे पहले बात कांग्रेस के हाल ही में शामिल होने वाले नेताओं की कर लेते हैं। हार्दिक पटेल, आरपीएन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और जतिन प्रसाद जब कांग्रेस में हुआ करते थे तब ईडी के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही ये नेता बीजेपी में शामिल हुए, इनका ईडी से दोस्ताना अलग ही लेवल का हो गया। अब तो ये ईडी के कामों का गुणगान करते फिरते हैं। ईडी और मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए विपक्ष के कई नेताओं ने तो ईडी को बीजेपी का इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट तक घोषित कर दिया। वहीं अगर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने ईडी पर तंज कसते हुए ईडी को एग्जामिनेशन इन डेमोक्रेसी कह डाला है। ईडी पर निशाना साधने में हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कहां पीछे रहने वाले हैं। उन्होंने तो ईडी को खुली चुनौती दे दी है कि जितना मन करे उतना सरकार के दबाव पर काम कर लो, हमें परेशान कर लो, लेकिन कभी हमें और हमारी पार्टी को खत्म नहीं कर सकते। ईडी के विपक्षी नेताओं के घरों पर ताबड़तोड़ छापों पर कांग्रेस के बड़े नेता अजय माकन ने मोदी सरकार और ईडी पर सवाल उठाते हुए कहा कि ईडी हमेशा बीजेपी के नेताओं पर मेहरबान रहती है, जिसके तहत केंद्र के दबाव में ईडी एवं सीबीआई द्वारा एक स्कीम चलाई जा रही है जिसका नाम है ग्लो एंड लवली स्कीम, जिसमें सरकार के खिलाफ मत बोलो, चुप हो जाओ या बीजेपी में आ जाओ तो सब गुनाह माफ हो जाएंगे जैसी बात है। ईडी पर निशाना साधने वाले कांग्रेस शासित राज्य के एकमात्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाई है कि देश की बड़ी जांच एजेंसियां सही से काम नहीं कर रही हैं। लोगों के मन में अब इन एजेंसियों को लेकर नकारात्मकता की भावना पैदा हो रही है। कृपया आप इस पर ध्यान दें। अगर विपक्ष के दावों पर एक नजर डालें तो कुछ ऐसे तथ्य सामने आते हैं जो थोड़े से अटपटे लगते हैं। जैसे अभी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हैं, तो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं वो। लेकिन जब वे कांग्रेस में थे तो लुइस बर्जर केस व शारदा घोटाले में उन पर ईडी और सीबीआई का शिकंजा था और तलवार यूं लटक रही थी कि कब घेरे में आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ईडी ने हिमंता बिस्वा को समन भी भेजा था। लेकिन जब हिमंता बिस्वा कांग्रेस से दौड़कर बीजेपी में चले गए तो शारदा घोटाला व लुइस बर्जर केस कहां चले गए कोई नहीं जानता और ना ही अब इसकी कोई खबर है। ऐसे ही कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा और उनके बेटे पर ईडी का केस दर्ज है। अब ये केस कहां गया? कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा और एनसीपी के पूर्व नेता नारायण राणे के बीजेपी में शामिल होते ही इन दोनों के खिलाफ दर्ज हुए ईडी के केस कहां हैं? इनका कोई जवाब नहीं है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम की अगर बात करें रमन सिंह की, जिन पर भी ईडी का केस दर्ज था, उस केस में ईडी की ओर से कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसका भी जवाब नहीं है। मोदी सरकार में एचआरडी मंत्री रहे निशंक पोखरियाल पर 2 घोटाले के आरोप लगे, लेकिन ईडी ने इन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए मुकुल रॉय और सुवेंदु अधिकारी के पीछे एक समय ईडी हाथ धोकर पीछे पड़ी थी, लेकिन बीजेपी में जाते ही लोग पाक साफ हो गए, या यूं कह लूं कि गंगा नहा गए। इन बड़े बीजेपी के नेताओं के अलावा पूर्व कांग्रेस और टीएमसी नेता सोमेन मित्रा का नाम भी इस लिस्ट में है, जो अब बीजेपी में है। ईडी के सामने इनकी पेशी भी हुई थी, लेकिन अब ईडी इन पर मेहरबान हो गई है। आखिर इन सब बीजेपी के नेताओं पर ईडी क्यों कार्रवाई नहीं कर रही? ऐसा लगता है कि ईडी को इन नेताओं पर कार्रवाई करने टाइम सांप सूंघ जाता है। चलिए छोड़िए, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जुलाई 2005 से फरवरी 2022 तक की ईडी के रिपोर्ट कार्ड की, जो आज हम आपको दिखाएंगे। ईडी ने 3086 नंबर ऑफ सर्चेस कंडक्ट किए, 4964 नंबर ऑफ ECIRS रिकॉर्डेड हैं
और 943 प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट्स फिल्ड हैं। लेकिन अगर बात ईडी के नंबर ऑफ कन्विक्शंस या फिर कन्विक्टेड की करें तो वो मात्र 23 हैं। इसका मतलब मैं समझाती हूँ आपको। ईडी अपराध सिर्फ 23 लोगों पर ही सिद्ध कर पाई, जिससे साफ पता चलता है कि ईडी दर्ज किए गए केसों में से मात्र 1% ही अपराध सिद्ध कर पाती है, या फिर यूं कहूं कि आधे केसों का कुछ पता ही नहीं रहता या जांच करती ही रहती है। वहीं अगर एनडीए और यूपीए सरकार के कार्यकाल में अगर थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें, ईडी की रिएक्शंस का, ईडी के कामों का अगर थोड़ा सा कंपैरिजन अगर निकाले, तो रिपोर्ट्स बताती हैं कि यूपीए सरकार जो 2005 से 2014 तक थी, उसमें ईडी ने 112 केस दर्ज किए और 4156 करोड़ की संपत्तियां जब्त की थी। जबकि 2014 से 2022 फरवरी तक मोदी सरकार में ईडी ने 2974 केस दर्ज किए और 1 करोड़ की संपत्तियां जब्त की थी। अब इन डेटा से आपको ये तो समझ आ गया होगा कि किसके कार्यकाल में ईडी ने कितना काम किया असल में और कितने रिजल्ट्स असल में उन्होंने दिए। चलिए छोड़िए, अब ये जान लेते हैं कि जब देश में इतनी ईडी की चर्चा हो रही है तो ये ईडी आखिर बनाया क्यों गया था, या ये जान लेते हैं कि ईडी आखिर काम क्या करता है। ईडी हवाला के मामलों की जांच करता है, यानी कि रुपये को दुनिया की एक जगह से दूसरे गैर कानूनी रूप से भेजना या दूसरे देश में गैर कानूनी रूप से भेजना ही हवाला है। और इसमें सबसे मेन एजेंट बिचौलिया होता है, जिसे बीच वाला कह सकते हैं। ये बिचौलिया शायद ही कभी किसी भी लेन देन का रिकॉर्ड छोड़ते हैं। ईडी पीएमएलए मामलों की भी जांच करते हैं। चलिए जानते हैं ये पीएमएलए मामले क्या होते हैं, या फिर पीएमएलए किसे कहा जाता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अवैध गतिविधियों और आर्थिक अपराधों में काले धन के उपयोग को रोकता है। मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल या उससे प्राप्त संपत्ति को जब्त करता है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अन्य प्रकार के संबंधित अपराधों को रोकने का प्रयास करना सब पीएमएलए में आता है। पीएमएलए कानून को 2002 में अधिनियम किया गया था। इसे 2005 में लागू किया गया। इन सब के अलावा ईडी विदेशों में संपत्ति की खरीद, भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा का कब्जा, विदेशी मुद्रा का अवैध व्यापार से जुड़े मामलों की भी जांच करना। ईडी की नजर फाइनेंस से जुड़े अपराधों पर भी रहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि ईडी को इन सब की खबर कहां से मिलती है, यानी कि ये सारे गैर कानूनी जो काम होते हैं ये ईडी को पता कैसे चलते हैं। तो आपको बता दें कि ईडी को केंद्रीय और राज्य सूचना एजेंसियों से ये सारी खबर मिलती है, यानी कि राज्य और केंद्र के पास जब भी कोई ऐसी शिकायतें आती हैं तो वो ईडी को ट्रांसफर कर देती है और ईडी को सारी इंफॉर्मेशन यहीं से मिलती है। तो इस वीडियो में हमने आपको देश की बड़ी जांच एजेंसी ईडी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी। ईडी पर क्यों सवाल उठते हैं, ईडी ने कितना काम किया, कितना काम नहीं किया, ये सारी चीजें हमने आपको बताई। आपको पता है भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर हर काम सही तरीके से होना बहुत जरूरी है। और आज जो सारी डिटेल्स हमने आपको दी हैं ये अलग अलग स्रोतों से जुटाई गई हैं, यानी कि अलग अलग सोर्सेज से रिसर्च के बाद निकाली गई हैं। और हमारी रिसर्च तो यही कहती है कि ईडी के काम में कुछ तो थोड़ा बहुत गड़बड़ है, या फिर विपक्षियों के बयान जो हैं वो थोड़े अटपटे हैं। अब खैर ये तो सारा डेटा ही बताएगा कि ईडी कितना असल में काम करती है और कागजी काम कितना ज्यादा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।